कल हमने किया था कल हमने फर्स्ट क्लास की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले देखा था कि हम लोग पहले स्टार्टिंग में देखे थे कि आखिर हम लोग करेंगे क्या क्या। तो हम लोगों ने देख लिया था हमने ये देख लिया था कि हम पहले कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पढ़ेंगे, जिसपे अभी हम पहुंचे नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, एसएससी पर्सन की ये हम डेफिनेशन पढ़ चुके थे। फिर चार्ज ऑफ इनकम टैक्स और रेट्स ऑफ इनकम टैक्स ये सब पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया था, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे, टैक्सेशन। टैक्सेशन का मतलब क्या है, टैक्स लॉ, पूरा टैक्स लॉ पढ़ेंगे। टैक्स लॉ का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट। So we will study Income Tax Act 1961 and Income Tax Rules 1962, circular, notification, and case law. When we completely study about 4 of the things, then we can say that we have studied about the tax law. Tax law is a combination of 4 things: Income Tax Act 1961, Income Tax Act Rules 1962, circular, notification. जब चारों चीजें पढ़ लेंगे तब हम जाके बोल सकते हैं कि हम लोगों ने पूरा लॉ पढ़ लिया, टैक्स लॉ। इसमें क्या क्या चीजें क्या किस वजह से बनाई गई है, मतलब एक्ट क्या बताता है, एक्ट ये बताता है कि किस चीज को करना है और किस चीज को नहीं करना है। अगर आपने ये करा तो ये हो जाएगा, ये करा तो ये हो जाएगा। रूल्स क्या बताते हैं कि किस प्रोसेस, किस तरीके से कोई काम को करना है। सर्कुलर नोटिफिकेशन आपका होता है कि कभी भी कोई चीज है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है तो वो कैसे आप डिलीवर कर सकते हो, वो हम लोगों ने यहाँ पर इसमें सीखेंगे। केस लॉ बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई केस अटक जाता है, जैसे एसएससी ने कोई केस कर दिया कि मैंने तो यही पढ़ा था और तो लेकिन ये अब हो नहीं पा रहा है। मतलब बेसिकली क्या है कि कोई लॉ के अकॉर्डिंगली मैंने कोई काम किया और फिर मेरे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा कि भाई आपने ऐसे क्यों किया। तो मैंने बोला आपने तो लिखा हुआ था लॉ में, तो बुक में ये लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने काम किया। तो उन्होंने कहा नहीं ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है, और मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये होता है, और दोनों में क्लियरिटी नहीं आ रही, दोनों अपनी सही जगह पे है। तो केस होगा उसके उसमें, जब कोई जो भी उसका जस्टिस आएगा उसके बेसिस पे ही आगे कभी भी कोई उस तरीके के केस आएंगे तो उसके फॉर्म में उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि टैक्स बाकी कितने तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिसके ऊपर पड़ रहा है वही उसे बेयर भी करेगा, बर्डन पर जिसके ऊपर है वो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को पे करने की। इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो उसका बर्डन हम शिफ्ट करते रहते हैं। मैंने कभी टैक्स पे किया, फिर उसके बाद मैंने जब किसी को सामान बेचा तो मैंने उससे टैक्स ले लिया, तो बर्डन शिफ्ट होता रहता है जब तक वो कंपोनेंट कंज्यूम ना हो जाए लास्ट। तो ये हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स अगर कोई पूछे किसके ऊपर लगता है तो हम ये बोलेंगे पर्सन के ऊपर लगता है। पर्सन की डेफिनेशन हमने आगे पढ़ी थी। तो इनकम टैक्स जैसे एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है, प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर लगता है। हेलो, तो हम लोग यहाँ पे कर चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ने स्टार्ट कर दी थी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम जो पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये इनकम टैक्स लगता किस बेसिस पे, तो वो किसी सिटीजनशिप के बेसिस पे नहीं लगता है, वो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे लगता है। तो हम ये बोलेंगे कि कोई भी बंदा कहीं का भी रहने वाला हो, लेकिन उसके ऊपर टैक्स लगेगा उसके बेसिस पे कि वो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। मतलब किसी के भी कोई भी इनकम टैक्स जो होगा वो सिटीजनशिप के ऊपर बेसिस नहीं होगा। कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया का वो यहाँ पे आके टैक्स दे सकता है, और इंडियन बंदा हो सकता है यहाँ पे टैक्स ना दे रहा हो क्योंकि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस वो यहाँ पे जस्टिफाई ना कर रहा हो। जब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 1 हमें बताता है अपने बारे में, इनकम टैक्स के बारे में बताता है अपने बारे में कि मैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 हूँ। इसके बाद बताता है कि मैं एप्लीकेबल हुआ हूँ 1962 से और मैं सभी जगह पे अप्लाई होता हूँ इंक्लूडिंग जेएनके। नेक्स्ट हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी। एसएससी कौन होता है, जो टैक्स पे करता है वो एसएससी होता है। पर्सन कौन होता है, पर्सन हमारे 7 साइज के होते हैं। तो इनमें से कोई भी होगा अगर पर्सन है, क्योंकि हमने बोला है टैक्स डायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो पर्सन के ऊपर लगता है, इनकम टैक्स पर्सन के ऊपर लगता है। तो अगर आप पर्सन की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो पर्सन कौन कौन हो सकते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फार्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ये हमारे पर्सन की डेफिनेशन आते हैं 7। इसके बाद हमने पढ़ा था एचयूएफ कितने होते हैं, 2 तरीके के, दयाभाग और मित्राक्षर। इसके बारे में डिटेलिंग हमने पढ़ ली थी।
फार्म क्या होता है, जिसमें पार्टनरशिप डीड होती है और प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो के बारे में बात होती है। फिर उसके बाद बीओआई क्या होता है, जिसमें इंडिविजुअल ऑरल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आते हैं एक साथ और कोई काम करते हैं, उसके बाद उसका प्रॉफिट शेयर करके अपना अलग अलग हो जाते हैं। एसोसिएशन में पर्सन मतलब जिसमें कोई कंपनी या फार्म किसी आपस में जुड़ती हैं 2-3 और उसमें ओरल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो काम करती है, उसके बाद फिर वो भी अलग अलग हो जाती है, तो वो एसोसिएशन में पर्सन होता है। कंपनी हमने पढ़ी थी 2 तरीके की होती है, डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी। फिर हमने पढ़ा था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस साल आप टैक्स पे कर रहे हो दैट इज योर प्रीवियस ईयर। जिस साल आपने कमाया है इनकम, जिस साल आपने इनकम कमाई है दैट इज योर प्रीवियस ईयर। और असेसमेंट ईयर हो गया जिस साल आपने उसका टैक्स पे किया, जिस साल उसने उसका आप उस साल आपने उसका असेसमेंट किया, तो दैट विल बी योर असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने फिर हम लोगों ने एक एग्जांपल देख लिया था असेसमेंट प्रीवियस ईयर का। फिर हमने अनडिस्क्लोज इनकम के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। अब जो हमें बात करनी है वो क्या करना है, अब हमें बात करनी है आगे की। देखो बेसिकली क्या है, अब हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बंदा है, उसने कहा मेरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो। तो जब आप रिटर्न फाइल करने के लिए बात करोगे, तो उस केस में जब आप इनकम टैक्स रिटर्न किसी की फाइल करोगे, तो उस केस में आप उस क्या क्या स्टेप फॉलो करोगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस इंसान का जिसका आपको इनकम टैक्स पे करना है, सबसे पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है कि आखिर वो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस के मतलब क्या है, या तो कोई बंदा रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट कब बनेगा, रेजिडेंट कब बनेगा, उसके केस हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम ब्रीफिंग पढ़ रहे हैं, सिर्फ टर्म्स के बारे में सुन रहे हैं, इनकी डिटेलिंग के बारे में हर एक का चैप्टर है अलग अलग, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो रेजिडेंस अगर कोई बंदा रेजिडेंट बन गया तो उसमें भी 2 क्राइटेरिया है, या तो कोई इंसान रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इसका मतलब है 3, कोई इंसान या तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, या तो इंसान रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, या नॉन रेजिडेंट हो सकता है। तो इनमें से तीनों में से जो जहां पे भी वो फॉल करेगा, हम उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़ेंगे। जब हमें पता चल जाएगा कि वो इनमें से क्या है, उसके बाद हम उसकी इनकम के बारे में जानेंगे, उसने इनकम कौन सी कमाई है, वो कहाँ से कमाता है, उसकी सैलरी से इनकम आती है, तो सैलरी की इनकम जहां जहां से उसकी सैलरी आ रही है उनको अलग से उनकी कंपटीशन निकालेंगे और उसको टोटल कर लेंगे कि आखिर उसने सैलरी से पूरे साल में कितना कमाया। उसके पास कोई घर है तो उसने हाउस प्रॉपर्टी से कुछ रेंट से कमाया पैसा, तो जो जितने भी उसके घर है वहां से जितना भी रेंट आया उसकी कंपटीशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे, वो हम निकालेंगे। उसका कोई बिजनेस है तो उसका बिजनेस में या प्रोफेशन है, उसने जो पैसा कमाया प्रॉफिट एंड गेन करा, वो हम निकालेंगे। कैपिटल गेन, कोई भी उसके पास एसेट रखी हुई है जो उसे उसने बेची, जैसे उसके बाद कोई घर रखा हुआ था या उसके बाद कोई प्रॉपर्टी रखी हुई थी उसने उसे बेचा, उसके बेचने के बाद जो उसे मुनाफा हुआ उसके ऊपर भी उसे टैक्स देना पड़ेगा, तो उसकी कंपटीशन निकालेंगे। तो जितने भी घर उसने पूरे साल में बेचे हैं उसके बारे में निकालेंगे। इनके अलावा मान लीजिए लॉटरी में कोई पैसा जीता, गिफ्ट आया या कोई भी ऐसी चीज आई जो अदर देन इन चारों के, वो सारे इस इनकम में चल जाएगी। इनकम का मतलब कुछ पहले हम 5 हेड होते हैं हमारे इनकम के, इन 5 हेडों में अलग अलग तरीके से अलग अलग इनकमों को जोड़ लेंगे, उसके बाद इन सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्यूट ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, हर एक हेड की इनकम को कंप्यूट करेंगे। उसके बाद उन तीनों को जोड़, उनके बाद उसमें से एग्जेम्पशन भी करेंगे। एग्जेम्पशन और डिडक्शन में फर्क क्या होता है भाई, तुम लोगों ने एग्जेम्पशन डिडक्शन सुना है कभी? नो सर। नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना? अभिषेक है सर डिडक्शन तो जैसे कि LIC प्रीमियम हो गया, हाउस रेंट हो गया, या फिर जैसे कि HRA हो गया, है ना, ये सब डिडक्शन होती हैं। तो एग्जेम्पशन क्या हुआ? क्योंकि टैक्स एग्जेम्पशन का सर पता नहीं है अभी। देखो बेसिकली मैं समझाता हूँ तुम्हारे को क्या होता है एग्जेम्पशन और डिडक्शन में फर्क क्या होता है। देखो एग्जेम्पशन इस तरीके से समझो आप कि मान लीजिए मैंने बोला कि यार कोई इनकम है, जैसे मान लीजिए किसी के पास में लैंड पड़ी हुई है, एग्रीकल्चर लैंड पड़ी हुई है, उसने उसे बेचा,
जब उसे बेचा तो उसने उसको रेवेन्यू कमाया। तो गवर्नमेंट ने कहा ये जो रेवेन्यू है ये आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं है। एग्जेम्पशन का मतलब वो इनकम जो आपने कमाई है, लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए आप इसे ना अपनी इनकम मत बोलना, आप अपनी इनकम में जोड़ना ही मत। समझ में आया? एग्जेम्पशन का मतलब हो गया इसमें आपको माफ कर दिया, इसके ऊपर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस तरीके से समझो, जैसे मान लीजिए एक रूल आया कि भाई आप लोग सब एक काम करिए कि जो भी लोग बिना हेलमेट के पकड़े गए गाड़ी चलाते हुए तो उसके बाद चालान लग जाएगा। लेकिन इसमें एक एग्जेम्पशन दे दी। एग्जेम्पशन ये दे दी कि सिख लोग जो है सिर्फ उनके लिए एग्जेम्पशन है कि अगर वो गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और अगर उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो उनका चालान नहीं कटेगा। मतलब उनको एग्जेम्पशन दे दी गई कि वो ये काम कर भी रहे हैं तब भी कोई एग्जेम्पशन है। तो इसी तरीके से कुछ इनकम ऐसी होती है जो आप कमा तो रहे हो लेकिन उस इनकम के ऊपर कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, वो आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगा, वो कहलाएगी एग्जेम्पशन। समझ में आया? डिडक्शन का मतलब क्या हुआ? डिडक्शन का मतलब हुआ कि आपने कोई इनकम कमाई, फिर आपको बोला गया, जैसे आपने बोला यार मेरी ये इनकम थी, तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, आपने 5,000 रुपए ये इनकम कमाई है, उसमें से 200 रुपए का डिडक्शन ले लो भाई मेरी तरफ से। पहले आपने उसे इनकम का पार्ट बनाया, उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिडक्शन आपको प्रोवाइड कर दी गई, दैट इज योर डिडक्शन पार्ट। ठीक है ना? आप लोग जो आपने जो मुझे बताया एकदम परफेक्ट बताया, लेकिन वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से नहीं समझना हमें ये समझना होना चाहिए कि आखिर डिडक्शन होती क्या है। डिडक्शन लिख भी रखा है, देयर आर अ डिडक्शन एंड अलाउंसेस प्रिस्क्राइब अंडर द ईच हेड ऑफ द इनकम। हर एक हेड, सैलरी में जैसे आपने कोई सैलरी से इनकम कमाई, जो भी आपकी सैलरी आई है उसके कुछ कंपोनेंट होंगे वो आपके माफ कर दिए जाएंगे, वो कह दिए जाएंगे कि अगर आपको ये आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है तो आप इसको अपनी सैलरी में से माइनस कर लो, डिडक्ट कर लो, तो दैट इज योर डिडक्शन। एग्जेम्पशन क्या हुआ? आपने कोई इनकम कमाई, आप उसको गवर्नमेंट के लिए उसे जब मैं पूछूंगा कि आपकी इनकम कितनी है तो आप उसे इनकम में जोड़ना ही मत, तो दैट इज योर एग्जेम्पशन। समझ में आ रही बात? हेलो, समझ में आया? यस सर। ओके ठीक है ना? जैसे आपने हाउस प्रॉपर्टी है तो उसमें डिडक्शन, ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक हेड की अलग अलग डिडक्शन है, फिर उसके बाद सभी को जब जोड़ करके आप माइनस कर लेंगे तो उसके बाद भी डिडक्शन है। इसके बाद है आप क्लबिंग ऑफ इनकम। पहले तो आपको क्या करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस समझ पहले पता करना है एक इंसान का कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। उसके बाद फिर क्या करना है, उनकी पांचों हेडों में इनकम को डिवाइड करना है, उनकी कैलकुलेशन करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, उनको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद हो सकता है कि जैसे आप, मेरी इनकम है और मेरे स्पाउस है, मेरी स्पाउस मेरी वाइफ है और उनके पास भी कोई इनकम हो रही है, और वो हो सकता है कुछ केसेस में ऐसा होगा कि उसकी इनकम भी मेरी इनकम में ऐड होगी, तो वो केसेस क्या होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। वो केस इसमें बता रखे, उसका मतलब है क्लबिंग ऑफ इनकम। कुछ इनकम जो होगी मेरी स्पाउस की मेरे पास ऐड हो जाएगी। मेरी माइनर चाइल्ड है, मान लीजिए कोई बच्चा है वो भी इनकम कमा रहा है, जैसे आज के टाइम पे तुम ये देखते हो जो ये टीवी पे इतने सारे शोज आते रहते हैं, एक्टर होते हैं, तो बच्चे इनकम कमा रहे हैं, तो क्या वो इनकम टैक्स पे करेंगे? उनके ऊपर लायबल नहीं है क्योंकि वो माइनर है, तो उनकी इनकम उनके फादर की इनकम में ऐड हो जाती है जो उनके वो हैंडल कर रहे हैं। तो दैट इज योर, समझ में आया? तो ये आपकी क्या हुई, ये आपकी इनकम हो गई। तो इसको बोलेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। तो आप अपनी इनकम को क्लब कर लोगे। देन उसके बाद सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे दो घर है, एक घर है मेरा राजपुर रोड पे, एक घर है मेरा जेएमएस रोड पे, दोनों मैंने रेंट पे चढ़ा रखे हैं, लेकिन एक घर में मैंने इतना लोन ले रखा था कि उसके ऊपर जो रेंट मेरे पास आया, अगर मैं उसे माइनस करता हूँ मेरे इंटरेस्ट से, जो मैंने इंटरेस्ट पे करा लोन का, वो नेगेटिव में चले गया। एक जगह से मुझे फायदा हो रहा, मान लीजिए एक जगह से मैंने 1 लाख रुपए का रेंट लिया और एक जगह से मुझे 50,000 का नुकसान हो रहा है, मतलब मैंने 1 लाख रुपए का वो लोन तो रेंट तो लिया है, लेकिन उसका 1.5 लाख रुपए का मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर चुका हूँ, बैंक का लोन जो मैंने उस हाउस पे ले रखा था, तो मुझे लॉस हो रहा है 50,000 का। तो मैंने एक जगह में मुझे 1 लाख का फायदा हो रहा है, एक हाउस से मुझे 50,000 का नुकसान हो रहा है, तो क्या मैं इन दोनों को आपस में माइनस करके सेट ऑफ कर सकता हूँ कि एक जो मेरे को लॉस हुआ है उससे मैं प्रॉफिट से, गेन से क्या कर सकूं, माइनस कर सकूं, दैट इज सेट ऑफ। तो हम उसे भी सेट ऑफ करना भी सीखेंगे कि आखिर सेट ऑफ कैसे किया जाता है। दूसरा है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड मतलब जैसे पिछले साल मेरे पास कोई नुकसान हुआ था किसी हाउस में और उसे मैं सेट ऑफ नहीं कर पाया उस साल, तो मैं क्या इस साल उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ? तो वो भी हम सीखेंगे। तो पांचवा स्टेप जो होता है हमारी, जब इनकम टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड को ध्यान में रखते हैं। इसके बाद आता है कंप्यूटेशन। जब आप ये सारी चीजें कर लोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी जीटीआई। जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, जो आपकी टोटल इनकम कहलाएगी जिसके ऊपर आप टैक्स दोगे, दैट इज योर ग्रॉस टोटल इनकम।
ये आपकी इनकम आ जाएगी। इसके बाद भी कुछ चीजें मानी जाएगी। अभी इसके ऊपर टैक्स नहीं जाएगा, टैक्स किसके ऊपर जाएगा, अभी इसके ऊपर भी, इसके पास भी, इसके बाद भी आपको क्या करना है, डिडक्शंस, कुछ जीटीए के बाद जो ग्रॉस टोटल इनकम आएगी उसके बाद आपको डिडक्शंस माइनस करनी है। ये डिडक्शंस क्या है, डिडक्शन में देखो पहली है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट। 4 तरीके की हमारी डिडक्शन होती है जो हमें मिलती है। क्या मिलती है, कह रहे हैं कि अगर आपने पूरे साल भर में इन तरीके की पेमेंट, अगर आपने पेमेंट करी है अपनी जेब से, तो आप जितनी है उतने का आप डिडक्शन ले सकते हो। तो वो डिडक्शन कैसे लिया जाएगा, कौन कौन सी पेमेंट होगी, कहा जा रहा है कि अगर आपने LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने करवा रखी है, तो पूरे साल भर में जो आपने अपने LIC का पेमेंट करा है, तो उसको आप अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हो। आपका जो कंट्रीब्यूशन हुआ है पीएफ का, आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है पीएफ में या पेंशन फंड में, वो भी माइनस कर सकते हो। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड जो आपने किया है वो भी माइनस कर सकते हो। आपने पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, आपने मान लीजिए, ये हमें अभी ये जो पूरा है एक चैप्टर है, इसको हम चैप्टर वाइज डिवाइड करेंगे। अभी हम सिंपल चीजों को पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग ने देखा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। तो जो हमने अगर अपने लिए कुछ एजुकेशन लोन ले रखा है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उसको हम डिडक्ट कर सकते हैं अपनी इनकम में से। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस रेजिडेंशियल हाउस, तो अगर आपने घर के लिए कोई लोन ले रखा है तो उसे मैनेज कर सकते हैं। पेमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो अगर आपने इसके लिए कोई लोन लिया है तो आप मैनेज कर सकते हो। आप जो रेंट पे कर रहे हो, जैसे आप रेंट पे रहते हो किसी मकान पे, तो अगर आप उसके लिए अगर आप लोन पे कर रहे हो तो वो भी आप डिडक्ट कर सकते हो। डोनेशन टू द सर्टेन फंड चैरिटेबल, ये भी आप डिडक्ट कर सकते हो, आपने अगर डोनेशन वगैरह दिए। ये तो हुआ पेमेंट। अगर आपने पूरे साल भर में इस तरीके की पेमेंट करी है तो आप उसे डिडक्ट कर सकते हो अपने इनकम में से। दूसरा है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। अगर आपने ये इनकम कमाई है पूरे साल भर में, तो इसको भी भाई आप ऊपर तो ऐड कर चुके हो, अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड हो रखी है, उसे आप माइनस कर लो। क्या है वो, एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय। ठीक है ना, अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय आपको मिला है, रॉयल्टी इनकम मिली है कुछ, जो ऑथर एक्सेट्रा ऑफ ऑथर ऑफ सर्टेन बुक अदर देन दी टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स को छोड़ करके किसी जो आपने कोई बुक राइट करी है उसके ऊपर जो आपको रॉयल्टी मिली है, तो आप अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हो। रॉयल्टी ऑन पेटेंट, आपको रॉयल्टी जो आपने पेटेंट पे रॉयल्टी मिली है उसको आप मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ चीजें जैसे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग, हमारा सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो एक सर्टेन अमाउंट तक हमें उसमें डिडक्शन मिल जाती है कि अगर इतने तक मिला है तो उतने तक हमें डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन दी केस ऑफ सीनियर सिटीजन, तो उसका भी है हमारा केस। फिर उसके बाद एक लास्ट अदर डिडक्शन, डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी बंदे का हाथ कोई मतलब कोई भी डिसेबिलिटीज है, कोई बंदा हाथ से कुछ नहीं कर पा रहा है, काम कर पाता है ठीक से प्रॉपर, मतलब उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे डिसेबिलिटीज है, तो उसे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिडक्शन उसे मिलती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये डिडक्शन हम किस में से माइनस करेंगे, सारी ग्रॉस टोटल इनकम में से। जैसे हम ये सारी डिडक्शन माइनस कर लेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। ये हमारी टोटल इनकम आ जाएगी, इसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे। और लिखा हुआ भी है इसमें कि अगर वो टोटल इनकम, जो हमारा टोटल इनकम है और जो भी इनकम आई है, अगर वो टोटल इनकम जैसे आई है 1,05,000 रुपए, तो या 525 रुपए, तो हम उसे 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ कर लेंगे। तो 20 कर देंगे 525 की जगह पे, या 30 कर देंगे या फिर 20 कर देंगे। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले आपको किसी बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है, उसके बाद उसके 5 हेड्स ऑफ इनकम में उसकी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसको कंप्यूटेशन में डालना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको कंप्यूटेशन में डालना है वो इनकम। ठीक है ना, सारी इनकम आप जोड़ लोगे, उसके बाद आपको हर एक इनकम का एग्जेम्पशन और डिडक्शन माइनस कर लेनी है। फिर अगर आपकी किसी की इनकम क्लब हो रही है तो उसे क्लब भी कर लेना है। फिर आपको सेट ऑफ, अगर किसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो आप अपनी इनकम को, तो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर देना है। फिर आपके पास आ जाएगा जीटीआई। जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। जो आपकी जीटीआई आ जाएगा उसमें से आप अपने डिडक्शंस माइनस करोगे जो मैंने डिस्कस करा, फिर आपके पास आ जाएगा टोटल इनकम। समझ में आया? तो आपको जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, जब भी कोई क्लाइंट आएगा ना, तो आपको इसी तरीके से प्रोसेस फॉलो करना है उसकी रिटर्न फाइल करने के लिए।
नेक्स्ट, अब आपको मैं एक क्वेश्चन भी दूंगा। अब आपको रेट्स में, आपके पास सबके पास कॉपी है, कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है रोजाना। पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, रेट्स। अभी जो स्लैब रेट चल रहा है, मतलब आपको जो कभी भी किसी बंदे का इनकम टैक्स निकालना है तो आप वो कैसे निकाल सकते हो वो देखो। आप सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये अगर आपको पास कोई इंडिविजुअल आता है, HUF आता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आता है, आर्टिफिशियल इंडिविजुअल पर्सन, इनमें से कोई भी पर्सन आता है और 19-20 की मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 असेसमेंट ईयर 20-21 की अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उस केस में आप जो रेट फॉलो करोगे वो ये फॉलो करोगे कि 2.5 लाख रुपए तक किसी की इनकम है तो निल, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक है तो 5% किसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, वो लगेगा, टैक्स लगेगा। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक है तो 12,500 तो लगेगा, प्लस जो भी 5 लाख से ऊपर वाली इनकम होगी उसके ऊपर 20% लगेगा, ठीक है। और 10 लाख रुपए से ऊपर किसी की इनकम है तो उसके पास 1,12,500 तो लगेगा, प्लस 30% लगेगा। मैं एक एग्जांपल आपको करके बताया था कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, फिर आप लोग एक क्वेश्चन करना। जैसे मान लीजिए अगर किसी की इनकम 15 लाख रुपए है, ठीक है ना, मेरे को उसका निकालना है कि उसके ऊपर टैक्स कितना है। ठीक है, अगर इस बंदे की इनकम ए बंदे की इनकम है वो कितनी है, 15 लाख रुपए, तो इस इनकम में टैक्स कैसे निकालूंगा, तो मैंने बोला 0 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक, तो क्या आएगा, 0% आएगा, ठीक है ना। तो मैं इसे एक मिनट यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। 0 से लेकर 10% तक तो कितना है, 0% है, ठीक है, 0 आएगा। 2.5 से लेकर के 5 तक किसी की इनकम है तो मतलब क्या है, देखो फर्स्ट 2.5 लाख तो मुझे इसमें माफ हो गए, तो फर्स्ट 2.5 लाख मतलब 2,50,000। अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ दिस माइनस दिस, तो मेरा नहीं हो रहा है शोर, एक मिनट रुको, दिख रहा है, देखो मान लीजिए किसी की इनकम 15 लाख रुपए, ठीक है, मान लीजिए किसी की इनकम 15 लाख रुपए, तो 15 लाख रुपए है तो उस 15 लाख रुपए में मुझे नहीं दिख रही होगी अब तो सभी को, हाँ दिख रही है, ठीक है। देखो 15 लाख रुपए है तो 15 लाख रुपए में टैक्स कैसे लगेगा, 15 लाख रुपए है जिसमें से 2.5 लाख रुपए तो आपके क्या हुआ, माफ हो गए, 2.5 लाख रुपए हुए, देखो 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक तो 0% है, तो 0% पे 0 टैक्स लग गया। अब मान लीजिए उन्होंने बोला 2.5 से 5 लाख, 2.5 से 5 लाख रुपए तक किसी की इनकम है तो 12,000, देखो क्वेश्चन में था ठीक है, मैंने जैसे क्वेश्चन में आपको दिखाया था कि 2.5 से लेकर 5 लाख रुपए तक किसी की इनकम होगी तो 5% मतलब 5% इनकम पे टैक्स लगेगा 2.5 लाख रुपए के ऊपर, ठीक है ना। तो बोला गया नेक्स्ट 2.5 लाख जो होंगे, जो नेक्स्ट 2.5 लाख होंगे उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इज इक्वल टू इसका 5%, इसका 5% लगेगा, तो ये हमारा क्या आ गया 12,500। अब इसमें से देखो ये मैंने क्या करा, 12,50,000 में से 2.5 लाख रुपए माइनस कर दिए मैंने, तो अब बचे, एक मिनट से गलत हो गया, 12,50,000 में से माइनस करें 2.5 लाख तो हमारा इनकम बच गई अब 10 लाख, तो अब 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगना है। तो उन्होंने बोला 5 से लेकर के नेक्स्ट जो 10 लाख होंगे, बोला था उन्होंने कि जो नेक्स्ट 5 से लेकर के 10 लाख रुपए तक होगा तो जो नेक्स्ट 5 लाख रुपए होंगे उसके ऊपर 20% लगेगा, मतलब कि अब जो नेक्स्ट 5 लाख रुपए बचे हैं 5 लाख, ठीक है, इस पे कितना लगेगा 20% लगेगा, तो मैंने यहाँ पे लगाया इस पे नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, तो मैंने लगाया तो ये हमारा निकल के आ गया इतना वैल्यू, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अब ये 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लग चुका है, तो अब कितनी इनकम बची जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा, 5 लाख बचा। तो वो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए से जो भी अबव इनकम होगी, 10 अबव इनकम होगी, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। वो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 10 से अबव होगा तो 30% लगेगा। तो इसका मतलब है जो अब ये बची 5 लाख रुपए की जो इनकम बची है
इसके ऊपर हमारा जो टैक्स लगेगा वो 30% लगेगा। तो इसमें हमने ये करा -10-30%, ठीक है, ये लग गया। तो अब हमने यहाँ पे जब हमने 5 लाख रुपीज का फिर टैक्स लगा दिया नेक्स्ट 5 लाख पे, तो हमारा ये बचा दिस -0, तो हमारी सारी इनकम पे टैक्स लग गया। तो अगर मैं टोटल इनकम की टैक्स बात करूं तो ये हमारा टैक्स आ गया 2,62,500। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 15 लाख रुपयों के ऊपर मुझे टैक्स कितना देना पड़ेगा, तो आप ये बोलोगे कि 2,62,500। मुझे कुछ किसी को दिक्कत हुई है तो मुझे बताओ, फिर से बता देंगे। आया समझ में? सबको आया? यस सर। ठीक है, तो अब अगर सबको आ गया तो मुझे बताओ, ये 12 लाख रुपए की किसी की इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मैसेज लिख लिख के भेजना, ठीक है सभी चैट बॉक्स में, सब कैलकुलेट करो जल्दी से और मुझे इसमें जल्दी से मैसेज करो 5 मिनट में। एक 1,72,500। ओके, मैसेज में लिख दो सब। अपने पास रखो, फिर मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो आप चेक करना, ठीक है? फिर अपने पास रखो, 5 मिनट दे रहा हूँ, तो अपना करो।